गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूमोथोरेक्स के बारे में। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कॉज पढ़ चुके हैं, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ये सारा कुछ हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशन। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ न्यूमोथोरेक्स? सो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज़ लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल। ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो एल्वियोलाई जो प्लूरल कैविटी है, प्लूरल कैविटी में क्या है, एयर का एक्यूमुलेशन हो गया है और एयर का एक्यूमुलेशन होने की वजह से लंग कोलैप्स हो गए। लंग कोलैप्स हो गए मतलब बॉडी में गैसेस जो एक्सचेंज है वो डिस्टर्ब हो गया और सफिशिएंट अमाउंट में टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। सेकंड हम देखते हैं कार्डियक अरेस्ट। जितने भी बॉडी में ऑर्गन है सभी को वर्क करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑलरेडी बॉडी में क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई है, जिसकी वजह से हार्ट को भी सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं होगा। हार्ट को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, जिसकी वजह से हार्ट भी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा एंड दैट रिजल्ट इन कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक। नेक्स्ट वन इज़ रेस्पिरेटरी फेलियर। सेम यही रीज़न होगा जैसे कि कार्डियक अरेस्ट हुआ है, सेम वही रीज़न यहाँ पे भी होगा। लंग्स खुद को भी जो अपने जो सेल्फ टिश्यू है उनको भी इनफ ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। शॉक। एंड नेक्स्ट वन इज़ परसिस्टेंट एयर लीक। परसिस्टेंट का मतलब होता है कंटिन्यूअस या लगातार। तो यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस एयर की लीकिंग होगी। एयर में समटाइम्स कंटिन्यू टू लीक इफ द ओपनिंग इन द लंग वोंट क्लोज। जैसे कि हमने एक देखा था ओपन न्यूमोथोरेक्स। ओपन न्यूमोथोरेक्स में क्या होता है, प्लूरल कैविटी में किसी भी तरह का होल और पेनिट्रेशन हो जाता है। तो अगर उस होल को अगर हमने रिपेयर नहीं किया है तो कंटिन्यू वहाँ से एयर की लीकिंग होती रहेगी। सो इट इज़ परसिस्टेंट एयर लीक एंड दैट फर्दर रिजल्ट इन complete collapse of lung. Next one is reoccurrence. Patient who had one pneumothorax have another usually within 3 years of the first. यूजुअली क्या होता है, जो फर्स्ट एक बार अगर किसी को न्यूमोथोरेक्स हो जाता है, स्पेशली जो ओपन न्यूमोथोरेक्स होते हैं और टेंशन न्यूमोथोरेक्स होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट को अगर प्रीवियस जो है प्रॉपरली उसको ट्रीट नहीं किया गया है तो ये चांसेस होते हैं कि फर्दर आगे भी उसको पेशेंट को फिर से सेम प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में इसका मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है। मेडिकल में हम सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेंगे। पेशेंट में जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, एक्चुअल जो इसका मैनेजमेंट है वो है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले हम देखेंगे नीडल एस्पिरेशन और चेस्ट ट्यूब इंसर्शन। नीडल एस्पिरेशन, इससे पहले मैंने जितनी भी डिसीज़ में आपको स्लाइड्स वगैरह जो भी दी हैं उनमें नीडल एस्पिरेशन के बारे में आपने पढ़ा है। उसमें हम क्या करते हैं, एक जो नीडल है उसको हम इंसर्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर हॉलो कैविटी में और वहाँ से हम क्या करते हैं, फ्लूइड है या एयर है उसको हम एस्पिरेट करते हैं। सो दिस इज़ द नीडल एस्पिरेशन। नेक्स्ट वन इज चेस्ट ट्यूब इंसर्शन। चेस्ट ट्यूब इंसर्शन में क्या करते हैं, हम एक चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करते हैं प्लूरल कैविटी में जहाँ पे कि एयर का एक्यूमुलेशन हो गया और कंटिन्यूअस हम उस एयर को रिमूव करते हैं। रिमूव फ्रॉम द चेस्ट कैविटी अंटिल द लंग इज री एक्सपेंडेड, जब तक कि पूरा जो एयर का अमाउंट है वो प्लूरल कैविटी से आउट ना हो जाए और लंग प्रॉपरली एक्सपेंड ना हो जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं अदर मैनेजमेंट में। तो फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग अ सब्सटेंस टू इरिटेट द टिश्यू। जैसे कि हमने इन्फ्लामेशन के बारे में भी पढ़ा है कि इन्फ्लामेशन कब होता है, जब कोई भी माइक्रोब्स, पैथोजन, फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी को, हमारे सेल्स को, हमारे स्किन के लेयर्स को इरिटेट करती हैं। किसी भी सेल या टिश्यू को कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, कोई भी माइक्रोब्स या कोई भी जो भी एक्सटर्नल थिंग है अगर वो इरिटेट करती है तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है और उसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है। यानी कि 2 सेल्स के बीच में जो भी स्पेस रहता है वो बिल्कुल फिल हो जाता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन। तो यहाँ पे क्या है, सपोज इन केस अगर ओपन न्यूमोथोरेक्स है तो ऑलरेडी प्लूरल कैविटी में एक होल है, तो अगर हम कुछ ऐसा इरिटेंट वहाँ पे डाल दें जिसकी वजह से वहाँ के सेल्स एक्टिवेट होकर इन्फ्लामेशन कॉज करें तो उसकी वजह से क्या होगा, जो वहाँ पे ब्रेक हो गया, होल हो गया है वो क्लोज हो जाएगा। तो सेम यही चीज़ करने के लिए हम यहाँ पे एक सब्सटेंस डालते हैं टू इरिटेट द टिश्यू अराउंड द लंग्स सो दे कैन स्टिक टुगेदर एंड सील एनी टाइप ऑफ लीक।
नेक्स्ट वन इज ड्रॉइंग ब्लड फ्रॉम योर आर्म एंड प्लेसिंग इट इनटू द चेस्ट ट्यूब। दूसरा तरीका क्या है कि हम आर्म से मतलब जो हमारे हैंड है उनसे हम ब्लड ड्रॉ करते हैं, निकालते हैं और इसको चेस्ट ट्यूब में प्लेस करते हैं। इससे क्या होता है, जो ब्लड है वो एक तरह का ऑटोलोगस ब्लड पैच मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक तरह से, जैसे कि आपने देखा होगा, एक तरह से आप बोल सकते हैं फाइब्रिनस पैच, मतलब फिब्रिन्स का बना हुआ एक पैच रहता है जो कि क्या करता है, सील के पास जाके उसको ब्लॉक कर देता है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी किस लिए हम यूज़ करते हैं, जो ब्रेक है, जो किसी भी तरह का प्लूरल कैविटी में होल है, पेनिट्रेशन हो गया है, उसको ब्लॉक करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज पासिंग अ थिन ट्यूब ब्रोंकोस्कोप डाउन योर थ्रोट एंड इनटू द लंग्स टू लुक एट योर लंग्स एंड एयर पैसेज एंड प्लेस अ वन वे वॉल्व। दिस वॉल्व अलाउ द लंग्स टू री एक्सपेंड एंड एयर लीक टू हील। सेम इसमें भी हम क्या करते हैं, ब्रोंकोस्कोप की हेल्प से हम क्या करते हैं, वन वे वॉल्व, एक साइड से वन वे मतलब उसमें से ओनली हम उसमें से जो एयर है उसको रिमूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, और ब्रोंकोस्कोप से साथ ही साथ हम देखते जाते हैं कि वो सही जगह में जो वॉल्व है वो हमने फिक्स किया है या नहीं किया है। वॉल्व का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे कि बहुत सारे चीज़ों में हमने देखा, जैसे कभी भी जैसे साइकिल या फिर कोई भी फोर व्हीलर या कोई भी गाड़ियों की जैसे कि जो टायर होती है ना, तो पंक्चर हो जाती है, तो हम उसमें क्या करते हैं, एक वॉल्व डाल देते हैं। वॉल्व डालने का मतलब क्या है, जहाँ से एयर लीक हो रहा है उसको क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। तो सेम यहाँ पे वैसा ही एक वॉल्व डाला जाता है। वॉल्व क्या करता है, एयर जो लीक होके कंटिन्यूअस वहाँ पे फिल हो रहा है, वो जो ब्रेक है, वो जो होल है, उसको हम सील कर देते हैं। नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट में टू टाइप्स की सर्जरी होती है। फर्स्ट वन इज ओपन चेस्ट थोरेकोटॉमी। एन इंसिजन इज मेड टू अलाउ द इंसर्शन ऑफ ए स्मॉल बोर कैथेटर और चेस्ट ट्यूब टू रिमूव द एयर अंडर सक्शन प्रेशर। इसमें हम क्या करते हैं, एक चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करते हैं या जो बहुत ही स्मॉल साइज़ का होता है, और उससे हम क्या करते हैं, जितना भी एयर है उसको सक्शन के थ्रू, सक्शन के हेल्प से हम उसको एयर को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपिक सर्जरी। आपने प्रीवियस स्लाइड्स में भी इस सर्जरी को पढ़ा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो सर्जरी में हम एक टीनी फाइबर ऑप्टिक कैमरा, जिसको कि हम थोरेकोस्कोप बोलते हैं, उसको यूज़ करते हैं। एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आर इंसर्टेड थ्रू वन और मोर स्मॉल सीजन। द कैमरा डिस्प्ले वीडियो इमेजेस ऑन द मॉनिटर वाइल द सर्जन रिमूविंग द लंग टिश्यू। जो भी लंग टिश्यू जो स्कार फॉर्मेशन हो गया है, अगर क्लोज टाइप का है, और क्लोज जैसे कि न्यूमोथोरेक्स हमने पढ़ा था, तो अगर किसी भी तरह का स्कार फॉर्मेशन हो गया है तो उसको सर्जन क्या करता है, रिमूव कर दे विद द हेल्प ऑफ टीनी फाइबर ऑप्टिक कैमरा। नेक्स्ट इज प्लूरोडेसिस। प्लूरोडेसिस यहाँ पे दो टाइप का होता है, केमिकल एंड मैकेनिकल। केमिकल में हम क्या करते हैं, एक केमिकल इरिटेंट हम इंट्रोड्यूस करते हैं प्लूरल कैविटी में, जो कि क्या करता है, अटैच हो जाता है लंग्स के आउटर कैविटी से। आउटर कैविटी यानी कि पेराइटल प्लूरा से जाके वो अटैच हो जाता है और वो टिश्यू में इन्फ्लामेशन कॉज करता है। इन्फ्लामेशन होने की वजह से जो लंग्स जो टिश्यू है उनमें स्वेलिंग होती है, और वो क्या करते हैं, जो होल है उसको सील कर देते हैं। मैकेनिकल में हम क्या करते हैं, दिस प्रोसीजर इज सिमिलर टू केमिकल प्लूरोडेसिस एक्सेप्ट इट इज़ परफॉर्म बाय अ सर्जन हु यूज़ अ पीस ऑफ ड्राई गॉज टू रफ द प्लूरल मेम्ब्रेन। इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें केमिकल यूज़ करते हैं, इसमें सर्जन क्या करता है, ड्राई गॉज पीस से क्या करता है, प्लूरल मेम्ब्रेन को रब करने की कोशिश करते हैं। रब करने से क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, जिससे कि जो वो प्लूरल जो कैविटी है, जो आउटर लेयर है, वो इरिटेट होती है और स्वेलिंग कॉज करती है, एंड दैट सील्स द होल। तो ये जो पार्ट था कंप्लीट हो गया है। नर्सिंग मैनेजमेंट दोनों में सेम अप्लाई होगा, न्यूमोथोरेक्स में भी और हीमोथोरेक्स में भी। तो नर्सिंग मैनेजमेंट हम लोग लास्ट में देखेंगे। सो नाउ वी विल स्टार्ट द हीमोथोरेक्स, दैट इज द कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द प्लूरल कैविटी। न्यूमोथोरेक्स में क्या था, एयर का कलेक्शन हो रहा था प्लूरल कैविटी में, इसमें ब्लड का कलेक्शन होगा। सो इट इज़ व्हेन ब्लड कलेक्ट बिटवीन द चेस्ट वॉल एंड द लंग, दिस एरिया वेयर द ब्लड कैन पुल इज नोन एज द प्लूरल कैविटी। सो ओवरऑल हीमोथोरेक्स इट इज़ एन एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन द प्लूरल कैविटी।
तो जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लड प्लूरल कैविटी में एक्यूमुलेट हो गया है। व्हाट कॉज हीमोथोरेक्स, कौन कौन से ऐसे पॉजिटिव फैक्टर हैं जो कि हीमोथोरेक्स कॉज करते हैं। सो फर्स्ट वन इज नियोप्लेजिया, प्राइमरी और मेटास्टेटिक। सबसे पहले लंग कैंसर अगर पेशेंट को पहले से है और कंटिन्यूअस जो लंग टिश्यू है वो डेड हो रहे हैं, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, पेशेंट को हीमोथोरेक्स हो सकता है। नेक्स्ट वन इज, अच्छा ये लंग कैंसर होने से हीमोथोरेक्स क्यों हो रहा है, लंग टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, प्लूरल कैविटी में जितने भी जो टिश्यू सेल है वो डैमेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो आउटर लेयर है वो धीरे धीरे ब्रेक हो रही है। ब्रेक होने की वजह से ईजिली वहाँ पे होल या ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन इज ब्लड डिस्क्रेसियास, इसका मतलब क्या होता है, डाइस्केरियास का मतलब होता है, क्रेसियास का मतलब होता है किसी भी चीज़ का इम्बैलेंस। तो यहाँ ब्लड का इम्बैलेंस हो गया है। कभी कभी क्या होता है, एंटीकोगुलेंट थेरेपी देने की वजह से ब्लड का जो फ्लो होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है और दैट कॉज एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन द प्लूरल कैविटी। नेक्स्ट वन इज पल्मोनरी इम्बोलिज्म विथ इन्फ्रेक्शन। पल्मोनरी इम्बोलिज्म में पहले पढ़ा चुकी हूँ। तो पल्मोनरी इम्बोलिज्म में क्या होता है, ब्लड या फिर ब्लड के जो कोगुलेशन हो जाता है या फिर किसी भी तरह का एम्बोलस फॉर्म हो जाता है, जो कि धीरे धीरे क्या करता है, लंग्स को डैमेज करता है। इन्फ्रेक्ट करना, इन्फ्रेक्शन का मतलब होता है डेथ ऑफ सेल्स। तो धीरे धीरे जो सेल्स हैं, लंग्स के जो सेल्स हैं, टिश्यू है, वो डेथ होने लगते हैं एंड दैट फर्दर कॉज वीकनिंग ऑफ द प्लूरल कैविटी। टोर्न प्लूरल एडेशन, टोर्न का मतलब होता है मुड़ा हुआ, प्लूरल एडेशन इन एसोसिएशन विद द स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स में हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, किसी भी तरह का लंग इन्फेक्शन, किसी भी तरह का इसमें लंग इन्फेक्शन नहीं भी होगा तो भी अपने आप क्या होता है, अचानक से इसमें एयर का एक्यूमुलेशन होने लगता है। तो समटाइम्स जो स्पॉन्टेनियस जो न्यूमोथोरेक्स है वो भी कॉज कर सकता है हीमोथोरेक्स। कैसे, क्योंकि कंटिन्यूअस एयर के एक्यूमुलेशन की वजह से क्या होता है, जो प्लूरल एडेशन मतलब प्लूरल कैविटी से रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो धीरे धीरे कोलैप्स हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा मुड़ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज बुल्लस इम्फाइसीमा। सबसे पहले बुल्लस का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ बबल विच इज़ कंटेनिंग एयर और फ्लूइड, मतलब कोई एक लार्ज बबल जो कि जिसमें कि एयर या फ्लूइड भरा हुआ। तो एल्वियोलाई सभी जानते हैं, एल्वियोलाई बहुत ही स्मॉल साइज़ में होते हैं, लेकिन जब एल्वियोलाई जो छोटे छोटे स्मॉल साइज़ में होते हैं वो आपस में फ्यूज़ होकर क्या करते हैं, एक बड़ा जाइंट कह सकते हैं, मतलब काफ़ी बड़ा एयर स्पेस या एल्वियोलाई फॉर्म करते हैं, जो वो क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज को इम्पेयर करता है और जिसकी वजह से जो गैस जो एयर है वो क्या होने लगती है, जो लंग्स के जो रूट है, जो एल्वियोलाई है, वहाँ से निकल के वो प्लूरल कैविटी में क्या होने लगती है, कलेक्ट होने लगती है। नेक्स्ट वन इज नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन। नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन का मतलब ऐसे इन्फेक्शन जो कि लंग्स के सेल्स को डेथ करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, लंग एब्सेस। तो ये सारे जो डिसीज़ हैं वो क्या करते हैं, लाइक इम्पाइमा, ये सभी लंग सेल्स को नेक्रोटाइज करते हैं, डेड कर देते हैं। तो उसकी वजह से भी प्लूरल कैविटी बहुत ही वीक हो जाती है और जिससे उसमें ब्रेकआउट होने का चांसेस होता है एंड देन ब्लड इज एक्यूमुलेटेड इन द प्लूरल कैविटी। नेक्स्ट वन इज ट्यूबरकुलोसिस एंड ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया और एनी टाइप ऑफ लंग डिसीज कैन ऑल्सो कॉज द ब्लड एक्यूमुलेशन इनसाइड द प्लूरल कैविटी बाय वीकनिंग द लंग टिश्यू। नेक्स्ट वन इज प्लूरल एट्रियोवेनस फिस्टुला। फिस्टुला का मतलब मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। फिस्टुला का मतलब क्या होता है, किसी भी टू ऑर्गन्स के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन। तो टू ऑर्गन्स या किसी भी टू स्ट्रक्चर के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन जो कि नॉर्मल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी जो हमारे जो पल्मोनरी जो भी सिस्टम है, पल्मोनरी जो प्लूरल कैविटी है, उसमें क्या होता है, कभी कभी जो आर्टरीज और वेन जो वहाँ से गई हुई है ना, सप्लाई के लिए, सर्कुलेशन के लिए, उनके बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो सही जगह पे ना जाके वो कहाँ चला जाता है, प्लूरल कैविटी में। सो दिस इज द कॉज ऑफ हीमोथोरेक्स। नेक्स्ट वन इज सिम्टम। क्या क्या सिम्टम्स है, सारे जो सिम्टम्स है लगभग आपको न्यूमोथोरेक्स के जैसे इसमें मिलेंगे। सो फर्स्ट वन इज फीलिंग ऑफ हैवीनेस इन चेस्ट, सो चेस्ट डिस्कम्फर्ट। नेक्स्ट वन इज फीलिंग एंग्जियस और नर्वस। नेक्स्ट वन इज ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ट्रबल इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग क्विकली मीन्स इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट, हार्ट
टैकीकार्डिया होगा पेशेंट को, पेशेंट का हार्ट रेट बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा। ब्रेकिंग आउट इन कोल्ड स्वेट, कोल्ड जो इन्वायरमेंट है उसमें पेशेंट बहुत ही ईजिली इन्फेक्टेड हो जाएगा। एंड स्किन लुकिंग पेल एंड ऑल्सो देयर इज फीवर जो कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन है हीमोथोरेक्स का वो अलग अलग बेस पे किया गया। तो सबसे पहले देखते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट, यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब क्या है, एक साइड की प्लूरल कैविटी में ब्लड का एक्यूमुलेशन अगर होता है दैट इज यूनिलेटरल। अगर दोनों साइड के लंग्स दोनों साइड की प्लूरल कैविटी में अगर ब्लड का एक्यूमुलेशन होता है दैट इज बाइलेटरल। नेक्स्ट वन इज डिग्री ऑफ हेमोरेज, मतलब कि कितना वॉल्यूम जो सर्कुलेटिंग ब्लड का है वो लॉस हो गया है, यानी कि वो प्लूरल कैविटी में चला गया है। अगर 10% से कम गया है दैट इज स्मॉल, मॉडरेट, ग्रेट एंड टोटल। तो ये चार जो परसेंटेज है इसके बेस पे हम डिवाइड करते हैं, ये डिफरेंशिएट करते हैं कि पेशेंट को किस डिग्री का जो हेमरेज हो रहा है उसके बेस पे हम उस हीमोथोरेक्स को क्लासीफाई करते हैं। इसमें एक जो टाइप होता है मैसिव हेमरेज। मैसिव हेमरेज का मतलब क्या है, 40% या फिर हम बोल सकते हैं 50-100 ml से ज़्यादा अमाउंट का जो ब्लड है वो क्या होता है प्लूरल कैविटी में एक्यूमुलेट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मैसिव हीमोथोरेक्स। नेक्स्ट वन इज ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग। परसिस्टेंट हेमोरेज मतलब कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है, प्लूरल कैविटी में ब्लड कंटिन्यू आ रहा है विथ द स्टॉप ब्लीडिंग या रुक रुक के आ रहा है। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ क्लॉट। कोगुलेटेड है मतलब जो भी ब्लड प्लूरल कैविटी में आया है उसको बहुत ज़्यादा क्लॉटेड है, कोगुलेट मतलब बहुत ज़्यादा क्लॉक्ड हो गया है, या फिर नॉट कोगुलेटेड या उसमें क्लॉटिंग बिल्कुल भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन, ब्लड बिल्कुल प्योर है या फिर इन्फेक्टेड है। तो ये सारे बेसिस हैं जिनके अकॉर्डिंग हम हीमोथोरेक्स को क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट वन इज हीमोथोरेक्स पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी सेम जो न्यूमोथोरेक्स का जो मैंने पैथोफिजियोलॉजी आपको बताया था सेम पैथोफिजियोलॉजी वही रहेगी। सबसे पहले क्या होगा, कोई भी इंजुरी, कोई भी लंग डिसीज या किसी भी तरह का हम बोल सकते हैं ट्रॉमा जिसकी वजह से जो प्लूरल कैविटी है उसमें ब्लंट इंजुरी या होल हो जाता है, जिससे कि प्लूरल कैविटी क्या होती है ब्रेकआउट हो जाती है। ब्रेकआउट होने की वजह से जो उसमें नॉर्मली जो स्मॉल अमाउंट में प्लूरल फ्लूइड है उसकी जगह ब्लड क्या होने लगता है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लगता है। ये जैसे ये ब्लड एक्यूमुलेट होने लगता है जो प्लूरल फ्लूइड है वो क्या करते हैं, उसमें जो एंजाइम्स हैं वो ब्लड जो ये ब्लड है उसको क्या करने लगते हैं, ब्रेकआउट करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए, उसमें जो क्लॉट है उसको रिमूव करने के लिए रिलीज होना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से उसका जो प्लूरल फ्लूइड है उसमें ऑलरेडी ब्लड भी आके मिल गया, साथ ही साथ प्लूरल फ्लूइड के जो एंजाइम्स हैं वो भी ब्रेकआउट होना शुरू हो जाते हैं। तो ओवरऑल क्या होता है, जो प्लूरल फ्लूइड जो ब्लडी प्लूरल फ्लूइड है यानी कि ब्लड कंटेनिंग जो प्लूरल फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड यानी कि बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। थिक होने की वजह से क्या होता है, फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो प्लूरल कैविटी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जिसकी वजह से लंग्स क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं एंड दैट रिजल्ट इन इम्पेयर्ड गैसेस एक्सचेंज एंड further give symptoms like breathing difficulty, chest tightness, chest pain. So this is the pathophysiology. Next one is diagnostic evaluation. Diagnostic evaluation same, सबसे पहले हम हिस्ट्री लेंगे, नेक्स्ट हम इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जो भी सारे हमने अभी क्लिनिकल सिम्टम्स पढ़े। न्यूमोथोरेक्स और हीमोथोरेक्स दोनों में इन्वेस्टिगेशन पूरा सेम रहेगा, इसलिए मैं इसको फिर से रिपीट नहीं करूँगी। इसमें भी वही सारी चीज़ें करेंगे, एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ये सब आप लोग फिर से पढ़ लेंगे, है ना। सेम न्यूमोथोरेक्स और हीमोथोरेक्स दोनों में इन्वेस्टिगेशन, क्लिनिकल फीचर्स, पैथोफिजियोलॉजी सेम है, बस डिफरेंस क्या है, न्यूमोथोरेक्स में एयर का एक्यूमुलेशन होता है, हीमोथोरेक्स में ब्लड का एक्यूमुलेशन होता है। कॉम्प्लिकेशन भी इसमें भी सेम है, रेस्पिरेटरी फेलियर, फाइब्रोसिस एंड स्कारिंग ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन एंड इन्फेक्शन ऑफ द प्लूरल फ्लूइड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड। नेक्स्ट आते हैं हम मैनेजमेंट पे। हीमोथोरेक्स इट इज़ मैनेज बाय द रिमूविंग द सोर्स ऑफ ब्लीडिंग। इसमें हमको हीमोथोरेक्स को कैसे मैनेज करना है, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उस सोर्स को हमको ढूंढना है और साथ ही साथ उस सोर्स को ब्लॉक करना है। जैसे कि न्यूमोथोरेक्स में हम क्या करते हैं, एयर की लीकिंग जहाँ से हो रही है उसको ब्लॉक करते हैं, तो सेम ऐसे इसमें ब्लड की जहाँ से लीकिंग हो रही है हम उसको ब्लॉक करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लड इन द कैविटी कैन बी रिमूव बाय इंसर्टिंग अ चेस्ट ट्यूब।
जिसमें हम क्या करते हैं, एक चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करते हैं और जितना भी ब्लड एक्यूमुलेट हो गया है प्लूरल कैविटी में, हम उसको ड्रेनेज की मदद से क्या करते हैं, हेल्प से उसको ड्रेन कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। एंड दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड ट्यूब थोरेकोस्टॉमी। इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं ट्यूब थोरेकोस्टॉमी। नेक्स्ट हम देखते हैं थोरेकोटॉमी। इसके पहले हमने देखा ट्यूब थोरेकोस्टॉमी। नेक्स्ट प्रोसीजर है थोरेकोटॉमी। इट इज़ इंडिकेटेड इन आइदर ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। कौन कौन से सिचुएशन में हम थोरेकोटॉमी परफॉर्म करते हैं? सो फर्स्ट वन इज इनिशियल ब्लीडिंग विच इज़ मोर देन 50-100 ml। अगर 1500 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है प्लूरल कैविटी में। नेक्स्ट ब्लीडिंग जो है 200 ml पर 2 to 4 आवर में इंक्रीज हो रहा है। एंड ऑल्सो कॉज रेस्पिरेटरी और हीमोडाइनेमिक कॉम्प्रोमाइज, और इसकी वजह से पेशेंट में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहे हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसफंक्शन हो रहा है, तो इस केस में हम थोरेकोटॉमी परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट वन इज नर्सिंग मैनेजमेंट। ये जो नर्सिंग मैनेजमेंट मैं अभी बता रही हूँ, ये न्यूमोथोरेक्स और हीमोथोरेक्स दोनों के लिए। तो सबसे पहले हमको इसमें क्या करना है, चेस्ट का मूवमेंट देखना है, कॉन्सोडिलेशन चेक करना है, तो ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। नेक्स्ट वन इज असेस द रेस्पिरेटरी रेट, देखना है पेशेंट का रेस्पिरेटरी पैटर्न क्या है, रेस्पिरेटरी रेट क्या है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी तो नहीं है पेशेंट को। नेक्स्ट वन इज असेस फॉर द फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। नेक्स्ट असेस फॉर द फैटिंग एंड वीकनेस, असेस फॉर द चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज फॉर द अमाउंट एंड कैरेक्टर ऑफ फ्लूइड, एंड ऑल्सो लुक फॉर द एनी साइन एंड सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन। तो ये सारी चीज़ हमको असेस करनी है। नेक्स्ट वन इज़ डायग्नोसिस। मैं सिर्फ डायग्नोसिस रीड आउट करूँगी, इसका इंटरवेंशन ये आप लोगों के नोट्स के लिए दिया हुआ है। तो फर्स्ट है इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू चेस्ट इंजुरी एज एविडेंस बाय फैटिग, ये और जो भी आप लोग लिखना चाहें इसके आगे एज एविडेंस बाय में अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिम्टम आप लोग को ऐड करना है। रिस्क फॉर डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू चेस्ट ड्रेनेज एंड ब्लड लॉस। Third nursing diagnosis, that is acute pain related to chest injury and presenting of drainage tube in the chest. Fourth one is impaired physical mobility related to pain and muscle injury. Fifth one is allow for ineffective individual coping related to temporary dependence and loss of full respiratory function. So this is overall nursing diagnosis which is used for the patient with patient with pneumothorax and hemothorax. एग्ज़ाम में आपको अलग से सिर्फ हीमोथोरेक्स भी आ सकता है और न्यूमोथोरेक्स भी आ सकता है, या फिर एग्ज़ाम में आपको चेस्ट ट्रॉमा मैक्सिमम जो टॉपिक्स हैं चेस्ट ट्रॉमा के लिए, ये चेस्ट ट्रॉमा मतलब लिखा हुआ रहेगा। तो ये आपको उस समय याद रखना है कि चेस्ट ट्रॉमा का मतलब न्यूमोथोरेक्स और हीमोथोरेक्स दोनों होता है। अगर एग्ज़ाम में आपको चेस्ट ट्रॉमा के बारे में आपको लिखना है, चेस्ट ट्रॉमा की पैथोफिजियोलॉजी लिखनी है, चेस्ट ट्रॉमा का मैनेजमेंट लिखना है, तो उस समय आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको न्यूमोथोरेक्स और हीमोथोरेक्स दोनों टॉपिक को कवर करना है। लेकिन अगर सिर्फ एग्ज़ाम में हीमोथोरेक्स के बारे में पूछा गया है तो आपको सिर्फ हीमोथोरेक्स डील करना है, या सिर्फ न्यूमोथोरेक्स के बारे में पूछा गया है तो सिर्फ न्यूमोथोरेक्स डील करना है। लेकिन अगर एग्जाम में चेस्ट ट्रॉमा के बारे में पूछा गया है, फॉर एग्जांपल राइट द कॉम्प्लिकेशन एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ चेस्ट ट्रॉमा, पेशेंट विथ चेस्ट ट्रॉमा, तो आपको उस समय न्यूमोथोरेक्स और हीमोथोरेक्स दोनों का मैनेजमेंट कंबाइन करके लिखना है।